एक और बीजेपी में सीएम के चेहरे को लेकर अटकलें जारी है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बैंक की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टियां भगवानों में बढ़ गई है। जी हां, दुर्गा और राम को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब सरस्वती पर आ गई है और पश्चिम बंगाल के पंडाल चुनावी अखाड़े में तब्दील हो गए हैं। গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে। उन्होंने सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं। আমি কোনো বিজেপি নেতা থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। ফুলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। न विकास की बात न ही रोजगार का मुद्दा। पश्चिम बंगाल का चुनावी अखाड़ा अब धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। जंग अब मेरे भगवान और तेरे भगवान के बीच शुरू हो गई है। दुर्गा और भगवान राम को लेकर जारी खींचतान अब सरस्वती पूजा तक पहुंच गई। बसंत पंचमी की पूजा और झांकियों ने सियासी रंग ले लिया। मां सरस्वती के दरबार में नेताओं का तांता लग गया तो वहीं जुबानी जंग तेज हो गई। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है। घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते। বলছেন তারা পুজো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তৃণমূলের নেতা দেখুন, আমি নিজের দিয়ে বলতে পারি, আমি তো ছোটবেলা থেকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি কোনো বিজেপি নেতার থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। हुगली बीजेपी और टीएमसी के बीच सरस्वती पूजा का अखाड़ा बन गई। जहां टीएमसी ने बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला और सरस्वती पूजा को लेकर ममता पर जमकर हमला किया। ফুলবেড়িয়ায় সরস্বতী পুজো করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের পথ অবরোধ করতে হয়। মুর্শিদাবাদের তো এমন এমন বিদ্যালয়ের নাম আমি বলে দিতে পারি যেখানে মাননীয় আমলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে। खुद को सरस्वती का उपासक बताने की टीएमसी और बीजेपी में होड़ मच गई है। वहीं राम और दुर्गा को लेकर खींचतान का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया तो टीएमसी सड़कों पर आ गई। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर राम विरोधी होने का आरोप लगाया तो दीदी ने भी हिंदू धर्म पर बहस करने का चैलेंज दे दिया। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टीकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए। नारे लगे जय श्री राम के, आपने नहीं वो नारा नहीं, और कुछ नारा था। आप वो एक ही को पकड़ा लेकिन और कुछ था। एक पॉलिटिशियन के पक्ष, पॉलिटिशियन का नाम पे बहुत सारे नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम में कोई पॉलिटिशियन का उसका जन्म दिवस जब हो रहा था तो उसको पॉलिटिकल नारा नहीं होना चाहिए था। हिंदू मुसलमान वोट बैंक की सियासत के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति की सुई हिंदू वोट बैंक पर आकर अटक गई है। जहां अब भगवानों को बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। जय श्री राम और जय माता दी की हुंकार के साथ नेता और पार्टी चुनावी अखाड़े में जंग के लिए उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात है जो अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, जो अपीजमेंट के आरोप लगे हैं, तुष्टीकरण के आरोप ममता बनर्जी पर लगे हैं कि सरस्वती पूजा वो नहीं करने देती हैं, दुर्गा पूजा वो नहीं करने देती हैं, तो उसका ये जवाब इस बार तृणमूल कांग्रेस ऐसे दे रही है कि खुद तृणमूल के नेता इस बार सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।
महाराष्ट्र में टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी मांग कर रही है कि मंत्री संजय राठौड़ को गिरफ्तार किया जाए, तो वहीं शिवसेना वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान सुसाइड केस में राजनीति गर्मा गई है। पूजा खुदकुशी मामले में बढ़ते सियासी दबाव के चलते वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, तो वहीं शिवसेना इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। संजय राठोड शिवसेनेचे एक प्रमुख मंत्री आहेत, कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, अनेक वर्ष शिवसेनेचा चेहरा आहे। पण शेवटी आम्ही त्या दिवशी म्हणालो की पोलीस तपासाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत। त्या संदर्भात माहिती मुख्यमंत्री घेऊ शकतात। हालांकि इस्तीफे को लेकर अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है, लेकिन बीजेपी लगातार संजय राठौड़ को गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग कर रही है। संजय राठौड़ अभी तक फरार क्यों है? मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और अब ये नया नाटक शिवसेना ने शुरू किया। संजय राठौड़ इस्तीफा दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा है। वास्तव में उसको गिरफ्तार करके तुरंत आर्थर रोड जेल में रवानगी होनी चाहिए। हमें डर है ये सब मिलकर लोगों को फंसा रहे हैं, जैसे शरद पवार साहब ने धनंजय मुंडे को बचाया। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक हेमंत नागराले से ऑडियो क्लिप की जांच की मांग की है। एक तरफ जहां विपक्ष पूजा की सुसाइड का मुद्दा बना रहा है, वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फडणवीस पर हमला बोला है। देवेंद्र जी का कहना कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, हमारी सरकार में किसी पे कोई दबाव नहीं, लेकिन स्वयं गृह मंत्री थे देवेंद्र जी, फर्जी वाड़ा करवा रहे थे, झूठे मुकदमे बनवा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों पे मुकदमा दर्ज न हो, लोगों को बचाया जाए, इस तरह से 5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र ने देखा है। जो वो कर रहे थे, अपनी करतूतों की तरह ये सरकार काम कर रही है। ये उनका बोलना ठीक नहीं, उनका बयान अपने ही कामों को प्रदर्शित करता है। एक तरफ जहां बीजेपी का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ संजय राठौड़ को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इसमें दखल देते हुए राज्य सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लॉकडाउन की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना महामारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। यहाँ पर अब भी रोज 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े मुंबई के हैं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोरोना से बढ़ते मामले को लेकर कहा कि लोग अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरी में फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया न्यूज पे अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, टोपे सर, मुख्यमंत्री उद्धव जी, उन्होंने चिंता जताई है और उनको यही तो लग रहा है कि ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद लॉकडाउन हो सकता है। नहीं होने के लिए लोगों ने खुद को खुद संभालना चाहिए। माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी, मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली। तो मुझे लगता है इस दायरे में रह के लोग करते कामकाज तो चल सकता है, लेकिन ऐसे ही रुग्णों की संख्या बढ़ती रहेगी तो स्कूल नहीं खुलेंगे, वापस हम लॉकडाउन के पास जा सकते। लोगों ने तय करना चाहिए, नहीं जाते। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या काफी कम हो गई थी। केरल ऐसा प्रदेश था जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र ने फिर से केरल को पीछे छोड़ दिया है। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 3365 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में पिछले 6 दिनों से रोज नए मामलों का आंकड़ा 3000 की संख्या से अधिक दर्ज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रविवार को 4092 नए केस सामने आए थे। संक्रमण के मामलों में जारी वृद्धि के बीच उद्धव ठाकरे की सरकार ने सख्त फैसला लिए जाने को लेकर आगाह किया है। मुंबई से प्रिवेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
जबकि बड़ी खबर आपको बता दें, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से अचानक देर शाम हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल तिमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी के एलजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ राहुल गांधी आज पुडुचेरी दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले कांग्रेस को भी बड़ा झटका यहां लगा है। कल देर शाम एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी सरकार अल्पमत में आ गई है। अब विपक्ष मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के चलते पुडुचेरी में सियासी संकट गरमाया हुआ है। इन सब के बीच किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। किरण बेदी को एलजी के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर उतर गए, खुशी से झूमने लगे। किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायण सामी खुद शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किरण बेदी पर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। The people of Puducherry got victory by removal of Dr. Kiran Bedi because she was stopping welfare schemes. She was ignoring the elected government. She was interfering in the day-to-day administration. She was running a parallel government. And she was also giving direction directly to the officers, which is unheard of in the history of any country. The lieutenant governor and the governors are acting against the constitution and the rule of law. राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति जारी होने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले वो बतौर एलजी काम कर रही थी। किरण बेदी ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। किरण बेदी ने लिखा है कि पुडुचेरी में कोरोना का टीकाकरण इतना कम क्यों है, इस बात की आज समीक्षा की। किरण बेदी को ऐसे समय पर हटाया गया है जब पुडुचेरी में एक और विधायक के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इस मौके का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि नारायण सामी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए बहुमत होने का दावा किया। As far as the MLS issues are concerned, our government has got the majority, and we will do whatever the constitution says when the issue comes. दरअसल कामराज सीट से कांग्रेस विधायक ए जॉन कुमार ने कल कांग्रेस सरकार से असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मल्लदी कृष्णा राव, नमीचीवम और थिपिनादान अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नमीचीवम और ई थिपिंदान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और माना जा रहा है कि ए जॉन कुमार भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और एक को पार्टी से निकालने के बाद अब संख्या 28 रह गई है और नारायण सामी सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में अब पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14-14 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 10, डीएमके के 3 और एक निर्दलीय विधायक के साथ सरकार अल्पमत में है। वहीं विपक्ष में एनआर कांग्रेस के साथ एआईएडीएमके के 4 और बीजेपी के 3 मनोनीत सदस्य हैं। केंद्र शासित राज्य में बने इस सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी पुडुचेरी में हैं। राहुल पुडुचेरी के सोलाई नगर में मछुआरों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर वो यहां के भारतीदासन गवर्नमेंट महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद करेंगे और फिर एक रैली कर पार्टी के लिए चुनावी समीकरण साधने की कवायद करेंगे। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पुडुचेरी इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस सरकार में है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले विधायकों का मुंह भंग होना राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। पुडुचेरी से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के खिलाफ टूलकिट वाली साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सी विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, भारत से दुश्मनी निकालने में क्या पाकिस्तान भी इसमें जुटा हुआ था?
टूल किट को तैयार करने वालों का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से क्या कोई कनेक्शन है? टूल किट केस में नए इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तार से। ISI की K2 डेस्क यानी कश्मीर खालिस्तान डेस्क से एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। इन्हीं में से एक नाम भजन सिंह भिंडर का है, जो पीटर फ्रेडरिक का साथी है और जिसके साथ ही पीटर फ्रेडरिक की तलाश 2006 से भारत को है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक का नाम किसान आंदोलन पर भारत विरोधी टूल किट में कैसे और क्यों आया, इसे भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। टूल किट डॉक्यूमेंट को जिन ताकतों ने तैयार किया था, उन्होंने इसे बहुत सोच समझ कर बनाया था। इसमें विस्तार से तय किया गया था कि आंदोलन में कब कब क्या क्या करना है, कौन से दिन कौन से हैशटैग से क्या ट्रेंड करवाना है, किस टैग से करना है, किससे फॉलो करना है। टूल किट में रिसोर्स पर्सन के तौर पर जिन जिन लोगों को फॉलो करने को कहा गया था, उसमें मीडिया, फैक्ट चेकिंग और NGO से जुड़े लोगों के नाम थे। इन्हीं रिसोर्स पर्सन के तौर पर एक नाम पीटर फ्रेडरिक का भी था। ये तो साफ है कि टूल किट खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर बनी। इसमें खालिस्तानी समर्थक M.O. धालीवाल और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम आ चुका है, लेकिन टूल किट डॉक्यूमेंट में पीटर फ्रेडरिक का नाम भी था, जिसका कनेक्शन ISI के पाले खालिस्तानियों से है। इसीलिए पड़ताल करना जरूरी है कि क्या दिशा, निकिता, शांतनु सिर्फ मोहरे थे, असली किरदार कोई और है। प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये M.O. धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। ये भारत के खिलाफ कितनी बड़ी विदेशी साजिश थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नया नाम कनाडा की रहने वाली अनीता लाल का भी आया। अब नया किरदार सामने आया है अनीता लाल का। अनीता लाल कनेडियन मूल की महिला है। M.O. धालीवाल खालिस्तानी समर्थक की बेहद करीबी मानी जाती हैं। साथ ही साथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर मेंबर भी हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 जनवरी को जो जूम मीटिंग हुई थी, उसमें अनीता लाल भी शामिल है। साथ ही साथ टूल किट को जो क्रिएट किया गया था, उसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड अनीता लाल भी हैं। अनीता लाल उस जूम मीटिंग में भी शामिल थी, जो जूम मीटिंग खालिस्तानी संगठन PJF ने 11 जनवरी को की थी और जिसमें किसान आंदोलन पर टूल किट तैयार करके भारत विरोधी बड़े ग्लोबल प्रोपेगेंडा को फाइनल किया गया था। इस जूम मीटिंग में PJF के M.O. धालीवाल के साथ मुंबई की वकील और टूल किट क्रिएटर निकिता जैकब जैसे 60 से 70 लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जूम से इस मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि आरोपी 22 साल का हो या फिर 50 साल का, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि दिशा रवि के मामले में दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने जूम को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि M.O. धालीवाल और दिशा के अलावा कौन कौन चेहरे थे जो जूम मीटिंग में शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जूम से मांगी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि जो FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ थी, उसमें अब लोगों को नामजद करना शुरू किया है, जिसमें दिशा, निकिता और शांतनु का नाम शामिल है। कैमरामैन पवन के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली। दिशा रवि हो, निकिता जैकब हो या फिर शांतनु मुलुक हो, क्या इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था? क्या ये लोग बिल्कुल अनजान थे कि जिनके साथ मिलकर वो किसान आंदोलन पर अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, असल में वो भारत विरोधी लोग हैं? क्या इन्हें देखना नहीं चाहिए था कि ये ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिनका ISI और खालिस्तानी एजेंट सहित भारत के दुश्मनों से कनेक्शन है? दिशा रवि तो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। निकिता जैकब और शांतनु मुलुक कब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आएंगे, इसका इंतजार है।
निकिता जैकब और शांतनु मुलुक टूलकिट केस की जांच में ये दो चेहरे बहुत अहम हैं और इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट हैं। पिछले 2 दिन से ये दिल्ली पुलिस से बचने के लिए कानूनी दांवपेच में जुटे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की ट्रांजिट अंतरिम जमानत दे दी है और निकिता जैकब की अर्जी पर बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तब तक निकिता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। टूल किट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रात के 11 बजे तक दिल्ली पुलिस निकिता के घर पे थे, उसके सारा सब कुछ गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिया गया था। पंचनामा में उनका खुद का सिग्नेचर्स है, पंचनामा इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, उनका खुद का सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट डे वो खुद एक वकील है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको पता है कि प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट नेक्स्ट डे वो बॉम्बे हाई कोर्ट की अदालत खुद आई थी अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, जो वो एब्सकॉन्डिंग है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, सरासर गलत है। निकिता जैकब और शांतनु दोनों पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के साथ संपर्क में थे और उनके इशारे पर वो टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था और जो ग्रेटा से लीक हो गया था। शांतनु मुलुक के बनाए ईमेल अकाउंट से टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था। इसे निकिता जैकब और दिशा रवि ने एडिट किया था और फिर इसे आगे अलग अलग ग्रुप्स में शेयर भी किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग की ट्विटर अकाउंट से लीक होने के बाद जब टूलकिट डॉक्यूमेंट की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शुरू की तो इसके तार बेंगलुरु की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि, मुंबई हाई कोर्ट की वकील और एक्टिविस्ट निकिता जैकब, महाराष्ट्र के बीट के इंजीनियर और एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक से जुड़े मिले। इसमें दिशा रवि को तो शनिवार को ही दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से अरेस्ट कर लिया था और दिल्ली लाया गया था, लेकिन निकिता जैकब और शांतनु मुलुक फरार हो गए हैं। शांतनु, निकिता और दिशा एक दूसरे से XR नाम की एनजीओ के जरिए जुड़े थे। इन पर आरोप है कि ये खालिस्तानी समर्थकों के मोहरे बने थे। 26 जनवरी की हिंसा की पटकथा टूलकिट के जरिए इन्होंने पहले से तैयार कर ली थी। शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में भी था। टूल किट को बनाने वाले किरदारों में से एक किरदार शांतनु को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव था। हालांकि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो किसी साजिश के साथ वहां मौजूद था, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांतनु दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। शांतनु के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज किया है। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है, लेकिन ये खुलासा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल के संपर्क में आए और भारत विरोधी दुष्प्रचार वाली टूलकिट में और कौन कौन लोग शामिल थे। मुंबई से साहिल जोशी और विद्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।